हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एवरेस्ट इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। 1953 में एडमंड हिलरी और टेनजिंग नोर्गे पहले दो ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पर चढ़े, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब था मौत। लेकिन 1992 में रॉब हॉल नाम के एक आदमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसने लोगों को एवरेस्ट पर ले जाने का काम शुरू किया और अगले 4 सालों में वो 19 लोगों को बिना किसी हादसे के एवरेस्ट पे ले गया। सन 1996 में रॉब एक और टीम को एवरेस्ट पर ले जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले रॉब की बीवी उसे कहती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रॉब कहता है कि मुझे आने से कोई भी नहीं रोक सकता और वो अपने सफर पे निकल पड़ता है। तारीख है 30 मार्च 1996। बहुत सारे यात्री काठमांडू नेपाल में पहुंच जाते हैं। रॉब की कंपनी का नाम है एवरेस्ट कंसल्टेंट्स और रॉब की टीम के साथ कई सारे लोग होते हैं, जिसमें बेक, डग, जॉन और भी कई सारे लोग हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोगों की टीम है। इनका पूरा सफर 40 दिनों का है और इन्हें 10 मई की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना है। अब काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर से 9383 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जिस जगह का नाम है लूकला। इसके बाद ये सभी लोग वहां से पैदल आगे बढ़ते हैं और 17,600 फीट की ऊंचाई पर अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई देशों के अलग अलग लोग होते हैं जो सभी अलग अलग कंपनीज के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यहाँ पर एक कैंप होता है जहाँ ये सब लोग रुकते हैं और ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। दरअसल जो कंपनीज इन लोगों को एवरेस्ट पर ले जा रही होती है, उन्होंने अलग अलग चोटियों पर यात्रियों के लिए कैंप लगाए थे ताकि वो आराम कर सके। अब यहाँ से आगे का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो रही है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है और बहुत खतरनाक भी है। ये वो जगह है जहाँ पर आप बादलों के साथ रहते हैं। यहाँ पर सारे यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कंपनीज ने मिलाकर रस्सियाँ लगाई है ताकि यात्री ऊपर चढ़ सके, क्योंकि बिना रस्सियों के एक आम आदमी को एवरेस्ट पे चढ़ना नामुमकिन है। पर फिर भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम और ऑक्सीजन की कमी इंसान को अपने आप में ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अभी सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इन्हें सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है। फिर भी ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। अब नीचे कैंप से हेलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम की जानकारी देती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम ने अपना रास्ता बदल दिया है। अगर ये उत्तर की तरफ नहीं गया तो 11 तारीख को बहुत बर्बादी हो सकती है। रॉब कहता है कि यहाँ पर कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं और ये वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ पहाड़ की खड़ी चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हवा बहुत तेज है और एक एक कदम आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन सब की कहीं ना कहीं एक जिद है कि इन्हें ये कर दिखाना है, इसीलिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और ये अपने अगले कैंप पर जा पहुंचते हैं, जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर है। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत खराब होता है और यहाँ पर सब ये तय करते हैं कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन शुक्रवार 10 मई को मौसम एकदम शांत हो जाता है। तूफान का कोई नामो निशान नहीं होता है और रात को 12:30 बजे ये सब लोग ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और यहाँ से शिखर पर पहुँचने का रास्ता बस 12 घंटे का है। और ये सब इस उम्मीद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि बस कुछ ही घंटों में ये अपने सपने को पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये सब 27,600 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं और तब वक्त होता है सुबह के 4:39 का। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम बेक है। उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसे धुंधला दिख रहा होता है, क्योंकि कुछ ही साल पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब उसे कहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करते हो तो आधे घंटे के बाद तुम भी आगे बढ़ना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर यहीं पर खत्म करना होगा। अब बचे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ऊपर रस्सियाँ नहीं होती है और ये अब यहाँ पर रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना रस्सियों के एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते।
और यहाँ से 3 लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज होती हैं, बहुत ठंड होती है और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होती है। और इसीलिए मंजिल के बहुत करीब होने के बावजूद भी अब ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर एवरेस्ट के पहाड़ पर बहुत गहरी बर्फ की दरारें होती हैं, जिनकी तह तक देखना भी नामुमकिन होता है और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए बिना रस्सियों के, बिना सेफ्टी के ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब उनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है ये 28,740 फीट की ऊंचाई पर है और जब लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है, जिसमें गर्मी लगती है, जुबान लड़खड़ाती है और गुस्सा भी आता है। जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है, जैसे दिमाग में सूजन आना, फेफड़ों में पानी भरना, और ये सब मौत की वजह बन सकते हैं। अब ये लोग रस्सियां लगा लेते हैं और पहाड़ पर आगे चढ़ने की तैयारी करते हैं। इन सब की हालत बहुत खराब हो चुकी है, किसी के भी अंदर ताकत नहीं बची है, बस एक जज्बा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं। और आखिरकार दोपहर के 1:14 पर ये सभी लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने वो कर दिखाया है जो ये करना चाहते थे। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही देर में ये वापस लौटने का फैसला करते हैं। वैसे प्लान के हिसाब से इन्हें 2 बजे तक वापस लौटना चाहिए था, पर ये सब लेट हो जाते हैं और यहाँ पर पहाड़ों पर बादल मंडराना शुरू हो जाता है और इन सब से सांस भी नहीं ली जा रही होती है, क्योंकि इन सब का ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रॉब नीचे कैंप से संपर्क करता है और बताता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और जितने भी एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच चुके हैं अब ये सब वापस लौटना शुरू कर रहे हैं और ये लौटना शुरू कर भी देते हैं। अभी थोड़ा सा ही नीचे आए होते हैं कि तभी वहाँ पर एक इन्हीं के टीम का आदमी जिसका नाम डग है वो आ रहा होता है। रॉब उसे मना करता है, पर वो कहता है कि अगर आज मैं ऊपर नहीं गया तो दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगा, और रॉब उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है। डग की हालत बहुत खराब हो रही होती है, पर वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाता है और अब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं। डग की हालत और भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब ये दोनों ऊपर फंस चुके हैं। रॉब की टीम रॉब को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन रॉब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं डग को छोड़कर नहीं आ सकता। ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल है और वो रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर बहुत जोरों से तूफानी हवाएं चलने लगती है और रॉब डग को बहुत मुश्किल से एक जगह पर छोड़कर ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा होता है। वो डग को कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत, लेकिन डग का दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। ये बात रॉब को पता नहीं चलती और डग खाई में गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉब भी बुरी तरह से थक चुका है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिल चुका था और वो रॉब को ऑक्सीजन देता है और वो दोनों नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं और तूफान बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी रात के 3 बज चुके हैं और नीचे कैंप से उन्हें बताया जा रहा है कि उनके मदद के लिए लोगों को उनके पास भेजा जा रहा है, पर वो तभी ऊपर आ पाएंगे जब तूफान रुकेगा और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। अब सुबह के 5 बज चुके हैं और आज दिन होता है 11 मई का। रॉब के साथ जो उसका दूसरा साथी है वो ठंड और थकान की वजह से उस ऊंचाई पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब रॉब खुद बेहोशी की हालत में होता है तो उसका साथी अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है कि बहुत गर्मी हो रही है और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है, पर अब तूफान बंद हो चुका होता है। तभी रॉब का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके हाथ और पैर जम चुके हैं। वो उन्हें बताता है कि मुझे मदद चाहिए और मेरा साथी मर चुका है। वो लोग रॉब को बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से नीचे आना होगा क्योंकि वहाँ पर ऊपर अभी भी बहुत तेज हवाएं चल रही है। पर रॉब कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और इसके बाद इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब नीचे इनकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ
और उसका फोन सैटेलाइट फोन के पास रखो, उसे अपनी वाइफ की आवाज सुनकर हिम्मत मिलेगी। और वो ऐसा ही करते हैं। वो रॉब से उसकी वाइफ की बात करवाते हैं। रॉब की वाइफ बोलती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, बस तुम किसी भी तरीके से नीचे आ जाओ। रॉब को वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत ही तेज चल रही है और बिना ऑक्सीजन के सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। रॉब कहता है कि मेरे हाथ पैर जम चुके हैं। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें चलना होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद रॉब वहाँ से बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है और जो लोग रॉब को ऊपर बचाने के लिए गए हैं वो ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज थी और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रॉब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे वो तेज हवाओं के कारण वापस लौट चुके हैं। रॉब कहता है कि मुझे एक और रात यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ से अकेला नहीं निकल सकता। वही रॉब की वाइफ उसके लिए बहुत चिंतित होती है और वो बोलती है कि मुझे रॉब से बात करनी है। और वो रॉब से बोलती है कि तुम्हें घर आना ही होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रॉब अपनी वाइफ को कहता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा। उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है और रॉब ने पहले ही उसका नाम सारा रख दिया है। रॉब कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि रॉब समझ जाता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता और ये उसका आखिरी वक्त है। रॉब की वाइफ कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रॉब कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ बेक, जिसे देखने में परेशानी हो रही होती है, वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ नीचे की तरफ कुछ दूरी तक आ चुका होता है। पर रात को तूफान में वहाँ से कुछ लोग जा चुके होते हैं और जो भी वहाँ पर बचे थे वो सब मर चुके थे। पर बेक अभी भी जिंदा होता है और उसको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपनी बीवी और बच्चे दिखते हैं और वो पूरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और वो नीचे उनके कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर और भी लोग होते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली, उसे नीचे नहीं लाया गया तो वो मर जाएगा। और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लूंगी। हेलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, वो बोलती है कि ऊपर हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, यहाँ पर हवा का बहुत ज्यादा दबाव है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बेक की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ कॉल करती है और उन्हें बेक की मदद के लिए प्रेशराइज करती है और वो बेक के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा देते हैं और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर की मदद भिजवाकर बेक को बचा लेते हैं। वही दूसरी तरफ रॉब वहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है और वो उन्हीं पहाड़ों में हमेशा हमेशा के लिए बाकी बचे हुए लोगों के साथ रह जाता है। उन सब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ बेक को नीचे ले आते हैं और उसका इलाज होता है, पर बेक के हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वो गल चुके थे, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटनी पड़ती है। लेकिन बेक की फैमिली उसका साथ देती है और आज भी वो अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रॉब की बेटी होती है और उसका नाम उसकी पत्नी सारा रखती है, जैसा कि रॉब चाहता था। तो ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।